हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने साइंस स्टार्ट की थी। उसमें हमने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कार्बन तथा उसके यौगिक का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कार्बन के गुण, उसके अपर रूप की चर्चा की थी। आज हम कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं दोस्तों, उनके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने राजस्थान की कला संस्कृति कंप्लीट करा दी है, ज्योग्राफी और साइंस स्टार्ट कर दी है। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे, हाइड्रोकार्बन तथा इसके वर्गीकरण। भाई, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन को पकड़ो आप, इसके दो टुकड़े करो, एक तो हाइड्रो, एक कार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर यौगिक बनता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? आपका हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जो आपका ये हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, उसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक तो वो जो अचक्रिय होते हैं यानी विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं, एक वो जो चक्रीय होते हैं यानी संवृत श्रृंखला युक्त होते हैं। जो आपके विवृत श्रृंखला युक्त होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? एलिफेटिक। सबसे पहले हम एलिफेटिक का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद में जो आपके चक्रीय हाइड्रोकार्बन है उनका अध्ययन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले है एलिफेटिक। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं दोस्तों? कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। सर, कोई एग्जाम्पल भी है क्या? हाँ भाई, जो एल्केन है ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? संतृप्त। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन और प्रोपेन। जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये भी कितने प्रकार के? दो। एक तो वो जिनमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो और एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। डबल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्कीन। क्या कहा जाता है? एल्कीन। और जो आपके ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें क्या कहा जाता है? एल्काइन। सर, इनके कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ भाई, एल्किन के एग्जाम्पल है एथीन, प्रोपीन। और एल्काइन के एग्जाम्पल है आपके दोस्तों एसिटिलीन, प्रोपाइन। आप अदर बना सकते हो जैसे ब्यूटाइन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। एक तो आपके एलिसाइक्लिक और एक आपके एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक होते हैं दोस्तों, ये एलिफेटिक प्रकार के होते हैं। मतलब इनमें क्या नहीं पाई जाती? वलय नहीं पाई जाती। और जो आपके एरोमेटिक है दोस्तों, इनमें क्या पाई जाती है? वलय पाई जाती है। सर, एलिफेटिक का कोई, एलिसाइक्लिक का कोई उदाहरण है क्या? हाँ जी, है साइक्लोहेक्सेन। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है दोस्तों। इसमें क्या होता है? रिंग नहीं पाई जाती, बीच में रिंग नहीं पाई जाती और जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। कैसे जलता है? बिना धुएं की ज्वाला के साथ। ये क्या होते हैं? आपके एलिसाइक्लिक। लेकिन जो आपके एरोमेटिक हैं दोस्तों, उन्हें जब आप जलाते हो तो वो काले धुएं के ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसे? काली धुएं की ज्वाला के साथ। सर, एग्जाम्पल बेंजीन। बेंजीन के तो आप सारे दास बैठे हो, मतलब बेंजीन को तो आप अच्छी तरह से जानते हो। दोस्तों, आगे आपके दे रखा है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, जिनमें हम तीन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे: रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। सबसे पहले है अपना रूट पद्धति। दोस्तों, रूट पद्धति वो है जैसे पहले कोई स्रोत था, उसी के आधार पर उसका नाम दे देते थे। ठीक है, मतलब प्राकृतिक स्रोत जिससे प्राप्त हुआ या उसके गुणों के आधार पर जो नाम देते थे दोस्तों, वही थी आपकी रूट पद्धति। जैसे आपने दलदली क्षेत्र में देखा होगा, चावल मार्शल पौधों में एक गैस निकलती है जिसे क्या कहा जाता है? मार्श गैस। और ये मार्श गैस थी आपकी CH4, जिसे हम मेथेन कहते हैं ना, वही क्या थी? मार्श गैस। और इसका स्रोत क्या था दोस्तों? दलदल से प्राप्त, मार्शी स्थानों से प्राप्त। फिर है दोस्तों
लकड़ी को जब आप जलाते हो तो कास्ट स्पिरिट प्राप्त होता है, और इसी कास्ट स्पिरिट का सूत्र होता है आपका CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का रूट नाम क्या है दोस्तों? कास्ट स्पिरिट। ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। फिर है दोस्तों सिरका। सिरके का लैटिन नाम है एसिटम। इसका रूट नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है ना, उसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और जो सिरके के लैटिन नाम एसिटन से प्राप्त हुआ है, आया हुआ है। ये रीट में ध्यान रखना कि सिरका क्या है, ठीक है। फिर है आपकी जो चींटी होती है ना, चींटी, उसे बोलते हैं फार्मिकी, और उसमें पाए जाने वाला अम्ल हो गया फॉर्मिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है HCOOH, यानी मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का रूट नाम क्या हो गया दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल। सबसे जो इंपॉर्टेंट है थर्ड ग्रेड के लिए वो लैक्टिक अम्ल है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है 3 कार्बन परमाणु होंगे, एक में आपका COOH समूह होगा, इस एक में आपका एल्कोहल समूह होगा, साथ में मेथिल जुड़ा हुआ होगा। ये प्राप्त किससे हुआ है? लैक्टम, दूध से, तभी इसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। जो आपका इसका फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों थर्ड ग्रेड के लिए। COOH CHOH CH3 स्टार लगा लेना इसे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या है दोस्तों? जो रूढ़ पद्धति में अशाखित जो हाइड्रोकार्बन है उनके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? नॉर्मल, यानी एन लगा देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे आपका पेंटेन होता है। पेंटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये एक सीधी श्रृंखला में है, मतलब अशाखित है, तो इसके आगे क्या लगा दिया? एन, तो एन पेंटेन। ऐसे ही दोस्तों आपका आइसो समय मैंने बताया था, ये कौन सा समूह होता है आपका? आइसो। और पेंटेन में देखें तो अपन 1 2 3 4 और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। लेकिन इस समूह को क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आइसो पेंटेन। क्या हो गया? आइसो पेंटेन। अब 5 कार्बन में दोस्तों एक श्रृंखला बनती है जिसमें 4 तरह की शाखाएं निकलती है, और इस शाखा को बोलते हैं नियो, और इसको बोल देंगे अपन नियो पेंटेन। क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन। तो रूट पद्धति आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है आपकी व्युत्पन्न पद्धति। दोस्तों कुछ यौगिक होते हैं उनसे ही उनके नामकरण कर दिए जाते हैं। इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सरल यौगिकों के व्युत्पन्न मानकर कर दिया जाता है। ये परिभाषा से समझ में नहीं आएगा आपको, एग्जाम्पल से आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अपन CH4 को क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन। अरे बोलते या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो दोस्तों ये CH3, ये CH3, ये CH3, कितने CH3? 3। तो 3 के लिए क्या लगा देंगे? ट्राई। है क्या ये? मेथिल। तो मेथिल, मेथेन। किससे जुड़े हुए हैं? ये मेथेन से जुड़े हुए हैं ना। तो ये इसका व्युत्पन्न हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। उसी प्रकार जैसे इस समूह को अपन क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। अरे बोलते या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। जैसे ये तो आपका हो गया कार्बिनोल, और ये क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल कार्बिनोल। क्या नाम हो गया? मेथिल कार्बिनोल। अब आगे देख लो दूसरा एग्जाम्पल। जैसे ये तो हो गया आपका कार्बिनोल, और ये क्या है? एथिल। तो एथिल कार्बिनोल। कौन सा कार्बिनोल? एथिल कार्बिनोल। एक एग्जाम्पल और है, एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इसमें ये तो हो गया आपका कार्बिनोल। अब इसमें ऊपर तो जुड़ा हुआ है एथिल, इधर जुड़ा हुआ है मेथिल, और इधर जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम हो गया दोस्तों मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। मेथिल एथिल
आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। जो आपका ये समूह होता है उससे क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। तो ये क्या हो गया आपका एसिटिक अम्ल, और ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। दोस्तों रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति हमने कंप्लीट कर ली है। आगे है आपकी आईयूपीएससी पद्धति। आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इनके कुछ नियम होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न। जैसे C1 को मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलते हैं, उसी प्रकार से। और अणु में उपस्थित बंध के आधार पर लास्ट में क्या लगाते हैं, अनुलग्न। कहने का मतलब यह है जब अपन नाम लिखते हैं तो शुरू में तो जो लगाया जाता है उन्हें पूर्व लग्न कहा जाता है, जो अंत में लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अनुलग्न। कुछ आपके जो पूर्व लग्न है दोस्तों वो इस प्रकार हैं, जैसे C1 को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप और C4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9, 10 को डेक। ये क्या होते हैं आपके पूर्व लग्न। अनुलग्न में दोस्तों सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का अनुलग्न होता है एन, क्या, एन। और जो आपका एल्कीन है जिसमें द्विबंध उपस्थित होता है उसका होता है ईन। दोस्तों यहां से ही पकड़ लो आप, तो एल्केन एन, एल्कीन ईन और एल्काइन आइन। इसका अनुलग्न क्या हो गया, आइन। क्या हो गया, आइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों एल्केन का नामकरण। किसका नामकरण पढ़ेंगे, एल्केन का। दोस्तों एल्केन का सूत्र होता है आपका CnH2n प्लस 2। क्या होता है, CnH2n प्लस 2। मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल में 2 प्लस कर दो, उतने हाइड्रोजन होंगे। ये आपका संतृप्त यौगिक है एवं इसे क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं एल्केन को, पैराफिन्स या संतृप्त यौगिक। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसके नामकरण के कुछ नियम हैं दोस्तों। पहला नियम है सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है और इस कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी समूह उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह। दूसरा नियम है यदि 2 या 2 से अधिक समान लंबाई की श्रृंखला उपस्थित हो तो अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला का चयन करेंगे। मतलब आपने 2 श्रृंखला देखी, दोनों में क्या है, लंबाई समान है, तो आप क्या करोगे, किस श्रृंखला में ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं उसे ही हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तीसरा नियम है नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखते हैं। कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, मतलब ABCD में जो पहले आता है ना उस हिसाब से। और एक से अधिक कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उनके नाम के आगे, जैसे 2 है तो डाई, ठीक है, 3 है तो ट्राई, 1 है तो मोनो, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ओक्टा और 9 है तो नोना और 10 है तो डेका पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब जितनी संख्या होंगे उस हिसाब से, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे ही आप 10 तक बता सकते हो। ठीक है, कुछ प्रतिस्थापित समूह दोस्तों जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं वो है, इस समूह को बोलते हैं मेथिल, 2 वाले को बोलते हैं एथिल और 3 वालों को बोलते हैं प्रोपिल। लेकिन शाखा के रूप में उपस्थित हो तो बोलेंगे आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। क्या, ब्यूटिल। कुछ जैसे Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को
आयोडो, एफ को फ्लोरो, और इसे बोलते हैं दोस्तों नाइट्रो। मतलब ये कुछ प्रतिस्थापित समूह हैं दोस्तों जो आपके आईयूपीएसी नामकरण में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रतिस्थापी अपन ने जो ये देखे उनका नामकरण जो किया जाता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। किन के आधार पर? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। और नाम लिखते समय ध्यान रखना, अंकों के मध्य तो लगाते हैं कॉमा, और अंक और नाम के मध्य लगाते हैं हाइफन यानी डैश का चिन्ह। कॉमा कहाँ लगाएंगे? अंकों के बीच में। और हाइफन कहाँ लगाएंगे? नाम और अंक के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका CH4। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। एल्केन का क्या होता है? एन। तो ये हो गया मैथेन। 2 को एथेन, 3 को प्रोप एन, और 4 को ब्यूटेन। दोस्तों आपके जो ब्यूटेन है उसके 2 समावयवी बनते हैं। एक तो एन ब्यूटेन, और एक बनता है 2 मेथिल प्रोपेन। मतलब जो आपका ये है ना 4 कार्बन वाला है ना, इसका एक समावयवी तो एक तो सीधी रेखा में हो जाएगा जो अपन ने ब्यूटेन बोल दिया, या एन ब्यूटेन बोल लो। एक इसकी अपन शाखा निकालते तो इस समूह को तो अपन क्या बोलते हैं? मेथिल। और ये कितने पे? 2, तो 2 मेथिल प्रोपेन। ये भी दोस्तों C4H10 का ही एक समावयवी है। तो आपको पूछा जा सकता है ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयवी कितने होते हैं? 2। ज़्यादा अपने इतना नहीं दे रखा, लेकिन ब्यूटेन और पेंटेन का दे रखा है, जो आपके लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया था। तो अपन 2 का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि अपने आएगा 10 तक का। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा नामांकन देख लेते हैं एल्केन वालों का। जैसे 5 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? पेंटेन। और सीधी श्रृंखला में उपस्थित है तो नियो पेंटेन। क्या बोल देंगे? सॉरी, एन पेंटेन। नियो पेंटेन गलती से निकल गया। क्या है? एन पेंटेन। दोस्तों पेंटेन का ही एक समावयवी और बनता है जिसे आइसोपेंटेन बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी नामांकन हो जाता है आपका। ये तो आपकी लंबी श्रृंखला हो गई। इसमें आप अंकन यहाँ से करोगे, ये यहाँ से करोगे, यहाँ से ही करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका प्रतिस्थापी समूह। तो 2 पे क्या है? मेथिल। क्या है? 2 पे मेथिल। और 4 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तीसरा समावयवी है दोस्तों पेंटेन का, नियो पेंटेन में आपकी सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यही होगी। इसमें 2 पर क्या जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल। तो 2 है तो डाई मेथिल। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और अनुलग्न होता है इसका एन, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है आपका। इसमें दोस्तों आपने देखा कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये। इसमें 3 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। आप बोलोगे सर इधर से अंकन करते इधर से क्यों किया? तो दोस्तों ABCD के आधार पर देखिए तो एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में आता है। तो ABCD के आधार पर अंकन करेंगे तो 3 पे तो क्या है? एथिल। 4 पे क्या है? मेथिल। और 6 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हेक्सेन। आगे है आपकी ये संरचना। दोस्तों इसमें अपन ने किसका चयन किया? सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का। 2 पर क्या है? ब्रोमो। 3 पर क्या है? क्लोरो। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 4 है तो ब्यूट, और एन है तो एल्केन है तो एन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आगे है आपके आइसो ऑक्टेन का यूपीएससी नामांकन। दोस्तों ऑक्टेन है, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी आपकी? यही होगी। अरे यही होगी ना। तो दोस्तों इसमें देखो 1 2 3 4 5। 2 पर तो 2 मेथिल समूह है, और 1 4 पर। तो 2 2 4 कितने हैं? 3 तो ट्राई क्या है? मेथिल। और 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। ये क्या है? एल्केन, तो एन। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ठीक है, बाकी ये देखो आपको इसका आईयूपीएसी नामाकरण क्या है? 2 आयोडो 3 नाइट्रो
ब्यूटेन। समझ में आ गया होगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इसका यूपीएससी नाम क्या है? 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। दोस्तों ये है आपका, इसका यूपीएससी नामकरण आप करो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि श्रृंखला का चयन इस प्रकार से करना ज़्यादा प्रतिस्थापी, क्योंकि अपन ने देखा था ज़्यादा प्रतिस्थापी। ठीक है, तो 3 पे तो क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, है ना। और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन। तो आशा करता हूँ आपको एल्केन का नामकरण समझ में आया होगा। आगे हम अध्ययन करेंगे एल्कीन का नामकरण का। एल्कीन के नामकरण में है दोस्तों, सबसे पहले इसका सूत्र होता है CnH2n, मतलब कार्बन है उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। सर्वाधिक छोटे एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, मतलब मेथीन कभी भी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। कभी भी आपकी मेथीन नहीं बनेगी। क्वेश्चन बहुत शानदार है। एथीन या एल्कीन का नामकरण के लिए कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। ये कैसे हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन्हें ओलिफिन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन जल से क्रिया करके एक तेलीय द्रव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तेलीय द्रव। और इसमें अनुलग्न लगता है ईन। क्या लगता है? ईन। दोस्तों इसके नामकरण के नियम है, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है? चयन और अंकन उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक प्राप्त हो। और अन्य जो नियम है वो एल्केन के समान। मतलब इसमें यह ध्यान रखना है आपको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो जिसमें द्विबंध उपस्थित हो और द्विबंध को कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले है आपका 2 कार्बन में, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और डबल बॉन्ड है तो अनुलग्न लग जाएगा इन, तो एथीन। 3 वाले में प्रोपीन। ब्यूटीन में दोस्तों अगर 1 पर द्विबंध जुड़ा हुआ है तो 1 ब्यूटीन, 2 पर जुड़ा हुआ है तो 2 ब्यूटीन। क्या? 2 ब्यूटीन। इसी प्रकार आपके पेंटेन है, पेंटेन में क्या जुड़ते हैं? 3 जगह जुड़ सकते हैं ना। पहला तो है आपका 1 पे अगर द्विबॉन्ड उपस्थित हो, मतलब डबल बंध उपस्थित हो, तो उसे बोलते हैं 1 पेंटीन। अगर 2 कार्बन पर उपस्थित हो उसे बोलते हैं 2 पेंटीन। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वो तो आपको इजी लग रहे होंगे। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन किया, अंकन किया, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, तो 2 एथिल। 1 पे क्या है? इन, तो 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटीन। ये देखो कार्बन श्रृंखला का चयन किया तो ये आ गई। इसमें 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल, तो 2 मेथिल। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और द्विबॉन्ड किस पे उपस्थित है दोस्तों? 1 पर, तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन। क्या बोलेंगे? 2 मेथिल 1 प्रोपीन। जो आपका ये है इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। इसका नामकरण बताओ? 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। दोस्तों यदि 1 से अधिक द्विबंध उपस्थित हो तो उनकी संख्या के लिए भी क्या लगा सकते हैं? अपन डाई ट्राई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल है, इसमें दोस्तों यहाँ पे भी द्विबंध है, यहाँ पे भी द्विबंध है, तो 1 और 3 पर है, तो 1 3। 4 को बोलते हैं ब्यूट। कितने इन है? डाई, यानी 2, तो 1 3 ब्यूटा डाई इन। यही से बोल सकते हैं ब्यूट 1 3 डाई इन। दोनों के दोनों आईयूपीएसी जो नामांकन है सही है इसके लिए, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट दे रखा है दोस्तों। आगे है आपका एल्काइन। कौन सा आइन? एल्काइन। इसका सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन परमाणु उसके दुगने से 2 कम हो जाएंगे दोस्तों, दुगने से 2 कम हो जाएंगे। ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे? असंतृप्त। और बंध कौन सा?
द्विबंध उपस्थित होता है, अनुलग्न लगता है आयन। अनुलग्न कौन सा लगता है? आयन। इसमें भी कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 2। जैसे 2 कार्बन को बोलते हैं एथाइन, 3 को बोलते हैं प्रोपाइन। अगर एक पर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो 1 ब्यूटाइन। इसे क्या बोलते हैं? 1 ब्यूटाइन। इसे बोलेंगे 2 ब्यूटाइन। आशा करता हूँ ये नामकरण तो आपको आते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। इसका नामांकन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। इसमें 4 पे क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? मेथिल। 2 पर क्या है? इन। 5 कार्बन है तो पेंट आइन। ठीक है, तो 4 मेथिल 2 पेंटाइन। इसी प्रकार नीचे वाले का देखो, इसका नामांकन क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इसका नामांकन बताओ। 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 4 पेंटा डाई आइन या पेंट 1 4 डाई आइन। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो हैं आपके, उनका नामांकन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम अन्य जो कार्बनिक यौगिक है दोस्तों, उनका अध्ययन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले इनमें है आपका क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी CFC। इसे ही बोलते हैं फ्रियोन। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्रियोन कहा जाता है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रियोन। इसमें कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन तथा फ्लोरीन जुड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इसका निर्माण कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं भी पढ़ता हूँ तब स्टार लगा लेता हूँ। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटा क्लोराइड। ध्यान रखना, उपस्थिति किसकी ली? एंटीमनी पेंटा क्लोराइड SbCl5। तो हमें ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों क्लोरो भी आ गया, फ्लोरो भी आ गया और कार्बन भी आ गया, और साथ में बाहर क्या निकलता है? HCl अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? HCl अम्ल। और दोस्तों गैस प्राप्त होती है फ्रियोन। कौन सी गैस? फ्रियोन 11 यानी फ्रियोन 11। अब ये फ्रियोन 11 आया, उसका तो मैं आपको बता दूंगा अभी कि नामांकन कैसे किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ क्या पता रखना है एक तो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो HCl अम्ल निकलता है और फ्रियोन 11 प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CCl3F। अब है फ्रियोन का नामांकन कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप लिख दो फ्रियोन, फिर ऐसे मानो कि XYZ 3 चीज़ें हैं, जिसमें X है कार्बन परमाणुओं की संख्या, Y है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और Z है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, सबसे पहले आपको जब X लिखना है तो आप कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है उसमें से क्या घटा दोगे? 1 घटा दोगे। मतलब जितने भी कार्बन परमाणु उपस्थित है उसमें से कितना घटा दोगे? 1। Y लिखना है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में आप क्या जोड़ दोगे? 1 जोड़ दोगे। और Z लिखना है आप तो फ्लोरीन परमाणु की जो संख्या है दोस्तों, जैसे कि तैसे लिख देंगे। मतलब XYZ में जो आपका X है वो कार्बन संख्या से 1 कम, जो Y है वो हाइड्रोजन संख्या से 1 अधिक, तथा जो Z है वो फ्लोरीन संख्या के समान रखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप इसी का नामांकन कर लो। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों? 1। इसमें से आपने 1 घटाया तो X की वैल्यू आ गई 0। हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो 0 में 1 जोड़ा तो 1। इसमें फ्लोरीन कितने हैं दोस्तों? 1। तो यह हो गया आपका फ्रियोन 11। दोस्तों 0 1 1 तो फ्रियोन 11। आगे देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1।
इसमें से घटाया एक तो कितना आ गया 0। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, मतलब कितने हैं 0। उसमें कितना जोड़ेंगे 1, तो y का मान कितना आ गया 1। F कितने हैं 2, तो फ्रियोन 12, क्या नाम हो गया इसका, फ्रियोन 12। आगे देखो इसमें कार्बन कितने हैं 2, इसमें से एक घटाओ। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, नहीं है तो 0 में 1 जोड़ो 1। फ्लोरीन कितने हैं 2, तो 112 यानी फ्रियोन 112। आशा करता हूँ अब तो आपको नाम भी आ रहे होंगे। इसका नामकरण देखो, कार्बन 2 है, एक घटाओ तो 1। हाइड्रोजन नहीं है तो 1 जोड़ो 0 में 1, और फ्लोरीन कितने हैं 3, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 113। क्या नाम हो गया, फ्रियोन 113। जो इसका उपयोग है दोस्तों वो अक्रिय विलायक के रूप में रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में या शीत संग्रहालय में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किसका, फ्रियोन गैस का। फ्रियोन गैस होती क्या है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। किसकी उपस्थिति में बनाते हैं बताओ, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड। दूसरा आपका महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसे क्या बोलते हैं, सीएनजी। इसका मुख्य घटक होता है दोस्तों मेथेन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन मेथेन के साथ साथ इसमें हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। दोस्तों जब सीएनजी का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलती है, मतलब सीएनजी अच्छा है। एलपीजी की तुलना में, पेट्रोलियम पदार्थों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। कौन, सीएनजी, मतलब एलपीजी से ज़्यादा सुरक्षित भी है ये। पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाए जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहा जाता है, और इन प्राकृतिक गैसों को उच्च ताप पर या उच्च दाब पर जब संपीड़ित किया जाता है तो उसे कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मतलब पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर पाई जाएगी तो प्राकृतिक रूप से पाई गई, और इस पर दबाव या ताप डालकर इसको क्या कर दिया गया, संपीड़ित, तो उसे क्या बोल दिया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दोस्तों जो सीएनजी है वो आपके एलपीजी से अलग होती है। क्यों, क्योंकि जब पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाज्यास्वन किया जाता है तो पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ प्राप्त होने वाली गैस को बोलते हैं पेट्रोलियम गैस, और इन गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित करके एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो आपके एलपीजी है उसकी तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित है भाई। क्यों, क्योंकि एलपीजी से क्या होती है, हल्की। मानो गैस का रिसाव होया तो सबसे पहले कौन सी गैस बाहर आएगी, जो हल्की होगी, मतलब सीएनजी का पता जल्दी चल जाएगा, एलपीजी का पता धीरे चलेगा, क्योंकि एलपीजी भारी होने के कारण नीचे सतह में बैठ जाती है जिससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो हल्की गैस कौन सी हो गई, सीएनजी। आजकल जो सीएनजी का उपयोग है दोस्तों, सीएनजी का उपयोग है वो ईंधन के रूप में, किसमें, ईंधन के रूप में, और जो आपके यातायात के साधन हैं उनमें भी पेट्रोल के स्थान पर किया जाने लगा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे जो इससे रिलेटिव टॉपिक है बहुलक और कार्बन तथा जो आपके साबुन अपमार्जक है वो, उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।